नमस्कार बच्चों, आज हम अपने तीसरे चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पे, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या बनेगा, ऐसे रेशे जो मानव द्वारा रसायनों की मदद से फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं, जैसे नाइलॉन। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चुनें। रेयॉन एक संश्लिष्ट रेशा नहीं है, क्योंकि अब इसका पहला रीज़न क्या बताया है इन्होंने, इसका रूप रेशम समान होता है, नहीं। दूसरा, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जब हमने पाठ पढ़ा था तो रेयॉन कहाँ से बनता है तो उसमें इन्होंने साफ स्पष्ट कहा था कि जो रेयॉन है वो काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अब काष्ठ लुगदी क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक स्रोत है, इसलिए इसको संश्लेषित रेशा नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे हम किसको ऑप्शन के टिक करेंगे, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये संश्लेषित रेशा नहीं है। तो वैसे तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। यहाँ पे गुना नहीं है, यहाँ पे बुना जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बुना जा सकता है। तो लेकिन कारण ये नहीं है, कारण यही है कि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर यही बनेगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले तो हम सेंटेंस देख लें क्या क्या दिए हुए हैं, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या आंसर आएंगे, रिक्त स्थानों में क्या शब्द डालेंगे। पहला है, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लिष्ट किए जाते हैं जो डैश कहलाता है। और तीसरा सेंटेंस हमारे पास है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है। अब सबसे पहले वाले सेंटेंस में हमारा क्या आंसर आएगा, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। दूसरा है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लिष्ट किए जाते हैं और उस कच्चे माल को हम क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन। क्या बोलेंगे उसको, पेट्रो रसायन। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है। तो ये हमारे रिक्त स्थान पूरे हो गए। अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाइलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नाइलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों। तो नाइलॉन रेशे से हम क्या क्या बना सकते हैं जो उसकी मजबूती दिखाते हैं। इससे हम पैराशूट बना सकते हैं और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सियां भी हम इस नाइलॉन से ही बनाते हैं। जैसे जो माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही होते हैं, जो जिन रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं वो किससे बनती हैं, नाइलॉन से बनती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। देखिए, जो भोजन है हम उसको प्लास्टिक के पात्रों में रख सकते हैं और क्या फ़ायदा है प्लास्टिक के पात्रों में रखने का। देखिए, कुछ कॉमन एग्जांपल्स से हम बात स्टार्ट करते हैं। जैसे अचार है, अचार को हम रखने के लिए धातु के बर्तनों का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए पहले ज़माने में क्या था, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के जो बर्तन आते थे, क्रॉकरी के बर्तन, उसमें हम रख सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम खाद्य पदार्थों का संचयन करने के लिए प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करते हैं। क्यों प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक तो प्लास्टिक जो होता है वो अभिक्रियाशील है, वो अभिक्रिया नहीं करता और इसीलिए ना तो वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ना क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इस वजह से इसमें किसी भी नेचर का जो खाना है वो रखा जा सकता है। फिर प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं वो हल्के होते हैं, उठाने में आसान होते हैं, टूटने का डर नहीं रहता। तो इसलिए भी हम प्लास्टिक के पात्रों का प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं वो चिरस्थायी तक चलते हैं। तो कारण हमारे पास क्या आता है, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है, यह जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसमें खाद्य पदार्थ का संचयन किया जा सकता है।
दूसरा है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। तीसरा है प्लास्टिक विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक होता है। अब इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर कीजिए। देखिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। थर्मोप्लास्टिक क्या है, ये ऐसे प्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। ये खिलौने बनाने, कंघी और कई तरह के सामान बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण के तौर पर जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सारे क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक हैं। अब आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये ऐसे प्लास्टिक है जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है और इन्हें ऊष्मा देकर गर्म करके इनको नरम नहीं किया जा सकता। ये बिजली के स्विच, हैंडल और कई तरह के बर्तन के हत्थे बनाने में काम में आते हैं। और उदाहरण के तौर पर जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की उदाहरणें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। जैसे डेगची के हत्थे, ये भी हम किससे बनाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं। विद्युत उपकरण है, स्विच है, प्लग बोर्ड है, ये भी हम किससे बनाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं। क्यों इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है? इसका कारण है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। यह आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यही कारण है कि इसका उपयोग डेगची के हत्थे तथा विद्युत बोर्ड, विद्युत स्विच आदि बनाने में किया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, राणा गर्मियों के लिए कमीज़ें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज़ें खरीदनी चाहिए या संश्लिष्ट? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। देखिए, जो सूती कपड़ा है वो पसीने को सोखता है और पसीने को सोख लेगा, फिर उसके बाद जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसमें गर्मी नहीं लगती, जिस कारण हमें राणा को ये सलाह देनी चाहिए कि जो उसको कमीज़ें खरीदनी हैं गर्मियों में वो सूती कपड़े की खरीदे। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति संक्षारक होती है। जैसे ये अनिम्नकरणीय होते हैं, इनका जो जैविक अपघटन है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसके लिए एक गतिविधि या एक उदाहरण देनी है। जैसे देखिए, एक कागज़ की बनी थैली ले लें और एक प्लास्टिक की बनी थैली ले लें और इनको ज़मीन में दबा दें। एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि जो ज़मीन में कागज़ की थैली जो आपने दबाई थी वो तो बिल्कुल मिट्टी मिल गई है, मिट्टी में ही मिल गई है, लेकिन प्लास्टिक की थैली आपको जैसी की तैसी मिल जाएगी, जैसी आपने दबाई थी वैसे की वैसी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जैव निम्नकरणीय नहीं है, ये जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है और इसका जैविक अपघटन संभव नहीं है। इसी कारण प्लास्टिक को जो है वो प्रदूषक के तौर पर भी हम मानते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे भी रहेगा ये अपघटित तो होगा नहीं, लेकिन प्रदूषण का कारण बन सकता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिसल एक ही पदार्थ से बनाने चाहिए? लेकिन अब इसका उत्तर भी आपको देना है तो कारण सही देना है। देखिए, हमारे मसूड़े बहुत कोमल होते हैं, इसलिए इनकी सफाई करने के लिए भी मुलायम रेशों का उपयोग करना चाहिए। इसी कारण ब्रश के जो ब्रिसल हैं वो नायलॉन के बने होते हैं, लेकिन जो हैंडल है, हैंडल को तो हमने अपनी पूरी पकड़ देनी है, पूरी ग्रिप देनी है, उसको मजबूती से पकड़ना है, तो हैंडल ज़रूर किसी ना किसी मजबूत चीज़ से बना होना चाहिए। इसलिए जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक से बनता है और जो ब्रिसल होते हैं, जो ब्रश के ऊपर धागे लगे होते हैं जिनसे हम दांतों को साफ़ करते हैं, वो नायलॉन के बने होते हैं। जो ब्रश है, लेकिन ब्रश के हैंडल को मजबूती से पकड़ने के लिए इसका मजबूत रेशे से बना होना ज़रूरी है, इसलिए ब्रश का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचें, इस कथन पर सलाह दीजिए। देखिए, जो प्लास्टिक है वो अपघटित नहीं होता, कई वर्षों तक जैसा का तैसा बना रहता है, इसलिए पर्यावरण हितैषी नहीं है।
यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लिष्ट पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता है तथा इसके जलने से विषैली गैसें निकलती हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इन्हीं कारणों से हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी कीजिए। देखिए, प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए हमें प्राकृतिक स्रोतों का दोहन करना पड़ता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक रेशों के स्थान पर उद्योगों में बनने वाले संश्लेषित रेशों का उपयोग करेंगे तो उतना ही प्राकृतिक स्रोतों का दोहन कम होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लें, प्राकृतिक तौर पर हम जो फर्नीचर है वो लकड़ी से बनाते हैं और लकड़ी के लिए हमें किसके ऊपर निर्भर करना पड़ता है? लकड़ी के लिए हमें जंगलों पर निर्भर करना पड़ता है। जंगल क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वहीं पे प्लास्टिक की कुर्सियाँ यूज़ करेंगे तो जंगलों का दोहन कम हो जाएगा और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रदर्शित करते हुए एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि आप एक बंद परिपथ तैयार करें। आप देखेंगे कि बंद परिपथ में बल्ब जल रहा है। अब आप विद्युत तार को बीच में से काट दें। तार के कटे हुए सिरों के बीच थर्मोप्लास्टिक की कोई वस्तु रखें। अब आप देखेंगे कि बल्ब नहीं जल रहा है। इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। अब कैसे करना है ये देखिए, चित्र में हमें दिखाया है। ये बंद परिपथ तैयार है, जो सेल के किनारे हैं तारों से जुड़े हुए हैं, बल्ब के साथ जुड़े हुए हैं, तो बल्ब इसमें जग रहा है। लेकिन अगर इस बंद परिपथ में बीच में से एक जगह से हम तार तोड़ दें और थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई एक वस्तु, जैसे यहाँ पे एक पेन लगाया हुआ है, पेन थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ है, और अगर हमने इस पेन को बीच में रख दिया, कटे हुए सिरों के बीच में रख दिया, तो अब क्या होगा? बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि बंद परिपथ में बल्ब जल रहा है, लेकिन जब तारों को बीच में से काट दिया है और बीच में थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई वस्तु, जैसे यहाँ पे हमने एक बल्ब ये पेन डाल दिया है, तो पेन को रखा हुआ है। पेन को रखने के बाद ये बल्ब जो है वो अब नहीं जल रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? यहाँ पे कॉलम ए और बी को आपस में जोड़ना है। पहले कॉलम में पहला वर्ड जो है वो लिखा हुआ है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? ये एक कपड़े की किस्म है और कपड़ा वो जिसमें बल नहीं आते, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। फिर आगे है अगला टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? ये बर्तनों के ऊपर एक परत लगाई जाती है जिससे ये नॉन स्टिकी बर्तन बनते हैं। तो यहाँ पे ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। रेयॉन अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। फिर है नाइलॉन। नाइलॉन के लिए भी हमने पीछे पढ़ा था कि पैराशूट और मोजा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये था हमारा तीसरे पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब इनको आपने अपनी अपनी कापी के ऊपर करना है और कापी पूरी करनी है, याद भी करनी है इनको। थैंक यू।